हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी। दिस इज़ मी संध्या और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर टर्म 1 सीरीज़ का थर्ड वीडियो। इससे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो एज यू नो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सो उसे हम लोग पार्ट्स में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप 15 के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फॉर टर्म 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो यू ऑल हैव 5 seconds टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब पहले इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लें ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की आप कोशिश करो इन द कमेंट सेक्शंस, और मैं आप सबको आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सब के रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमंग द 15th ग्रुप एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द पेंटावेलेंसी बिकम लेस प्रोनाउंस्ड एंड द ट्राइवेलेंसी बिकम मोर प्रोनाउंस्ड ड्यू टू। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है, जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +5 से +3 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर की वजह से ऐसा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है, या लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ऐसा होता है? डिस्कस द आंसर। आई होप आप सबने इसका सही आंसर जरूर दिया होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं नाइट्रोजन। देखो, जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वैसे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 15th ग्रुप की वो +5 होती है, बट डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन +3 स्टेट में ज़्यादा फेवर की जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? देखो, जैसे कि हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, NH2 NP3। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं। बट जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हम ये क्या कह सकते हैं कि वो इनर्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनर्ट हो जाते हैं बॉन्डिंग से, और सिर्फ p के ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। और ऐसा क्यों होता है, s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इनका Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जैसे ही आप ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हो तो ये जो Z इफेक्टिव होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे कहते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियस के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन्स पे लगाए जाने वाले फोर्स को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि उसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएं। तो जो s ऑर्बिटल होती है ना, वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होती है, तो वो क्या करता है, अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है। तो बॉन्डिंग में सिर्फ जो p के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसीलिए इनके नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है। आई होप इनर्ट पेयर इफेक्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा हाई टेंडेंसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की ये जो हमारे लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी होती है वो लोअर ग्रुप के एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है। सो कहते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो और कमेंट सेक्शंस में अपने आंसर देने की कोशिश करो। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नाइट्रोजन के लिए सही नहीं है। तो एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, तब तक आप अपना आंसर कमेंट सेक्शंस में बताओ। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, द d orbitals are available for bonding, it is a typical non-metal, its molecular size is small। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नाइट्रोजन के लिए करेक्ट नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। जब हम ग्रुप में इस साइड से इस साइड को बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और उसका साइज भी छोटा होता है क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है और अपने ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन ही होता है। सो मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारा बी दिया गया ऑप्शन डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होती ही नहीं है। सो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। कलेक्टिवली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर कॉल्ड एज। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निकोजेंस कहा जाता है, निकोपेंस कहा जाता है, निकोपेन कहा जाता है या नन ऑफ दीज। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। सो इसका सही उत्तर होगा उन्हें निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस सफोकेटिंग गैसेस होती हैं और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकोजेंस भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, निकोजेंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आयनिक रेडियाई एज AS, SB एंड BI फॉलोज द ऑर्डर। ये हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इनकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ऑर्डर, आयनिक ऑर्डर, यहाँ पे अगर हम बात करें आयनिक रेडियाई की यदि हम बात करें तो रेडियस की बात हो रही है, सीधे सीधे रेडियस की बात हो रही है। सो रेडियस इज रिलेटेड टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयन, जो हमारा आयन है उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे आप डाउन द ग्रुप देखो, नाइट्रोजन से अगर हम बिस्मथ की तरफ बढ़ें, तो अगर आप डाउन द ग्रुप देखो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो एज द साइज इंक्रीजेस उनके आयंस का भी साइज उसी ऑर्डर में बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हमें सिर्फ इसे इनके ऑर्डर में फॉलो कर लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो अब हम जानते हैं कि अगर आर्सेनिक का साइज इतना है तो एंटीमनी का साइज उससे बड़ा होगा और बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होगा। तो उसी तरीके से उनके आयंस भी सेम ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा होगा बिस्मथ का Bi+3 सबसे बड़ा होगा। तो देख लो C और D में Bi+3 दिया है। उसके बाद आएगा हमारा एंटीमनी दैट इज Sb+3 इसमें दिया है और सबसे छोटा होगा हमारा आर्सेनिक +3 जो कि इसमें दिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। तो देखो आप में से किस किस का करेक्ट हुआ ये क्वेश्चन। इसका सीधा सिंपल हमको याद रखना है, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे आप नीचे बढ़ जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स में मेटल्स की बात क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो सारे नॉन मेटल्स हैं। और मेटालिक मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे की तरफ बढ़े ग्रुप में, डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और नीचे वाले कैसे होते हैं, मेटालिक इन नेचर होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक मेटलॉइड भी है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो नीचे की तरफ बढ़ने में क्या होता है, मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ग्रुप 15 में सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है। सो बिस्मथ विल बी मोस्ट मेटालिक।
अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है कि कोई एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। तो देखो इसका सीधा सिंपल फंडा ये है कि जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली डोनेट कर देगा वो अच्छा मेटल होता है। तभी हम कहते हैं ना कि हमारा हाइड्रोजन, वो जो पूरी फैमिली होती है और उसके बाद हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की, वो कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वो डोनेट करने की, एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। सोडियम बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, पोटेशियम बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, तो वो कैसे होते हैं, वो अच्छे मेटल होते हैं। बट जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं ग्रुप में, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घटती जाती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि हमारे पास नाइट्रोजन कैसा है, नॉन मेटालिक इन नेचर है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, क्योंकि बिस्मथ का साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करवाया जा सकता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई बिस्मथ इज मेटालिक इन नेचर। आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज कौन क्या कह रहा है, इट हैज़ लो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इसकी लो होती है। हाँ, साइज छोटा होता है तो एटॉमिक रेडियस भी छोटी होती है, ठीक बात है। फिर सी पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, ये बात भी सही है, बट इन सब का इसकी इनएक्टिविटी से क्या लेना देना है, ये बात हमको बताओ भैया। तो जैसे आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को एक्टिव होने के लिए, एक्टिव किस कंडीशन में होता है, जब वो किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग करे, ठीक है। बट नाइट्रोजन नेचर में N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए पहले इस बॉन्ड को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना, तभी किसी और के साथ बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो वेरी हाई होती है, दैट मीन्स एक्सट्रीमली हाई होती है। यही बात यहाँ लिखी गई है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई ड्यू टू विच इट बिहेव एज इनएक्टिव एलिमेंट। So the correct answer for this question will be D option. आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अपने ही एलिमेंट के साथ बाइंडेड रहता है, इसीलिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ इजीली बॉन्डिंग नहीं कर पाता। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट पी पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी। अब बताइए इन एलिमेंट्स में जो हमारे नाइट्रोजन, जो हमारी 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसकी पी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी सबसे हाई होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स, जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, वो डी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। वहीं नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा पी पाई बॉन्डिंग बनाने की जो हाईएस्ट टेंडेंसी होती है वो नाइट्रोजन में होती है। इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज होने की वजह से जो हमारी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और दूसरी इट्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स ड्यू टू विच नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई बॉन्डिंग। अब हम बढ़ते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। आई होप आप सबने इसे सही किया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम फॉस्फोरस। द रीजन इज, क्यों नाइट्रोजन N2 बनाता है और फॉस्फोरस P4 बनाता है, तो इसका हमको रीजन देना है, ठीक है। उनका सीधा पूछने का मतलब ये है कि जैसे नाइट्रोजन N2 बनाता है तो P2N2 क्यों नहीं बनाता है, दैट मीन्स जो फॉस्फोरस है वो P2 क्यों नहीं बनाता, P4 क्यों बनाता है, व्हाट विल बी द रीजन। सीधी बात है, उनको यही पूछना है उनके क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास इसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि नाइट्रोजन N2 क्यों बनाता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। सो इन सारे पॉइंट्स की वजह से हमारा नाइट्रोजन कैसा होता है, पी पाई बॉन्डिंग करता है, सेल्फ लिंक खुद के साथ ही बॉन्डिंग करके N2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वहीं जो फॉस्फोरस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और इस केस में यदि हम सोचें कि फॉस्फोरस भी पी पाई बॉन्डिंग कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इसका करेक्ट रीज़न ये होगा, अगर हम फॉस्फोरस को P2 फॉर्म में बनवाने की कोशिश करें और उसमें पी पाई बॉन्डिंग करें तो वो पी पाई बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी। इसी वजह से हमारा जो फॉस्फोरस है वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसमें फॉस्फोरस क्या करता है, खुद के साथ ही बॉन्डिंग करके सिग्मा फॉर्म में, देखो फॉस्फोरस कैसे, फॉस्फोरस ये देखो, ठीक है। सो फॉस्फोरस अपने साथ ही लिंक करके फॉस्फोरस P3 तीन और फॉस्फोरस के साथ लिंक करके P4 का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ बने फॉस्फोरस के बीच में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। वहीं अगर नाइट्रोजन के केस में देखोगे तो आप नाइट्रोजन के केस में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें पी पाई बॉन्डिंग होती है। वहीं जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो डी पाई बॉन्डिंग करता है और साथ ही साथ इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दिस फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म P2। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पी पाई बॉन्डिंग इज वीक। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि हमारे पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने OH ग्रुप होते हैं और कितने डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका जो टेबल NCERT में दिया है उसे बिल्कुल स्किप मत करना, उसे तो अच्छे से पढ़ ही लेना। सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे कि कोई भी एक पूछ सकते हैं, पायरोफॉस्फोरिक पूछ सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक, आपसे कोई भी नाम पूछ लेंगे। आपको सबसे पहले तो उनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए और साथ ही साथ उनका जो हमारा फॉर्मूला है वो भी याद होना चाहिए। तो आप इजीली बता दोगे कि उसमें कितने OH होते हैं, कितने डबल बॉन्ड O होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं फॉस्फोरस के बीच में। तो ये वाला जो हमारा टेबल है उसे कोई भी बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने OH बॉन्ड्स होते हैं और कितने डबल बॉन्ड O ग्रुप्स होते हैं। तो जल्दी से सब लोग मुझे करेक्ट आंसर बताओ, तब तक हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4,2। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टोटल 4 OH ग्रुप्स हैं। बिल्कुल सही, पहले OH के बारे में ही पूछा था। उसके बाद डबल बॉन्ड O ग्रुप्स कितने हैं, 1 2। सो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड O ग्रुप है। 2,4 मत लगा देना, हमेशा कोई भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जो चीज़ पहले पूछी गई है उसको पहले ही बताना है, जो चीज़ बाद में पूछी गई है उसको बाद में बताना है। तो यहाँ पहले क्या पूछा गया कि OH कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 4 प्रेजेंट होते हैं, और डबल बॉन्ड O कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। खुशी में आपने 2,4 लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The following reaction, which oxo acid of phosphorus will form? अब इस रिएक्शन में ये जो हमारे पास रिएक्शन दी गई है उसमें से कौन सा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस बनेगा, P2O3 + 3H2O। सो ये भी हमारे टेबल में ही मेंशन है कि किस जो हमारे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है ना, उनकी प्रिपरेशन में टेबल में लास्ट में मेंशन है, तो इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस रिएक्शन से हमको मिलते हैं H3PO3। So the correct answer for this question will be orthophosphorus। आई होप अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रुप 15 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। सबसे पहले हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। रेड फॉस्फोरस,
और हमारा जो फॉस्फोरस के टाइप्स हैं उनको भी एक बार देख लेना, स्टडी कर लेना अच्छे से। ये कुछ ही बिट्स एंड पीसेस में टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर जनरल ट्रेंड्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आयनिक रेडियाई का आपने ट्रेंड देखा ना, इसके अलावा मेटल नॉन मेटल का ट्रेंड देखा, मेटालिक नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस तरीके के ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछे जाते हैं। तो ट्रेंड तो आपको एक भी मिस नहीं करना है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ट्रेंड्स। जितने भी हमारे ट्रेंड होते हैं उन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, चाहे वो साइज से रिलेटेड हो, आयनिक रेडियाई से रिलेटेड हो, मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर से रिलेटेड हो, जितने भी ट्रेंड्स होते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। सो कीप लविंग अस एंड सब्सक्राइब टू सांझ अकेडमी। थैंक यू।